रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ने आपको क्या बोल रहा था कि अगर आपको एरियर का पैसा बाद में मिल रहा है तो आपको डिफरेंस निकालना है, किसका? टैक्स पेएबल का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना था आपको? जिस प्रीवियस ईयर में आपको पैसा मिल रहा है उसका आपको टैक्स लाइबिलिटी लेना है। लेकिन टैक्स लाइबिलिटी कितना बार निकालेगा आप? 2 बार निकालेगा। पहला बार आप इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी जो आपको एरियर मिल रहा है उसको पकड़ के आपको एक टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। फिर सेकेंड इंस्टेंस में आपको एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी या एरियर आपको निकालना है। फिर उसका बाद में जो भी डिफरेंस निकालेगा वो क्या होगा? आपका टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडिशनल सैलरी या एरियर में जो भी आपका टैक्स एरियर का वजह से जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा वो आपका इधर पे आ जाएगा। फिर उसका बाद में फिर आपको 2 इंस्टेंस में आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। लेकिन उस अभी क्या है, पहले वाला में आप जिस साल में रिसीव कर रहे हैं उस साल का 2 टैक्स लाइबिलिटी आपने कैलकुलेट किया था। अभी आपको जिस साल का ये सैलरी है, एरियर जिस भी साल का है उसी साल का आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो पहला फर्स्ट इंस्टेंस में इंक्लूसिव ऑफ एरियर सैलरी और सेकेंड इंस्टेंस में एक्सक्लूसिव ऑफ एरियर सैलरी जो आपने ऑलरेडी मार दिया होगा। फिर उसका बाद में जो निकलेगा वो क्या है? टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडिशनल सैलरी और एरियर। इसका बाद में आपको इन दोनों में जो लाइबिलिटी आपका निकला है, टैक्स लाइबिलिटी ऑन एरियर, लेकिन ये कब का है? ये प्रीवियस ईयर का लिए है। और टैक्स लाइबिलिटी ऑन एरियर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल का आपका एरियर था उन दोनों का बीच में आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये जो डिफरेंस निकलेगा वही आपको क्या होता है? रिलीफ मिलेगा, मतलब आपको उसका ऊपर में डिडक्शन मिलेगा। और इसी का कैलकुलेशन आपको 89 में करना है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम है, उसमें आते हैं हम लोग। एस कौन है? एक एम्प्लॉई है जिनका पर्टिकुलर्स आपको क्या है? रिसिप्ट्स और उनका सैलरी का बारे में आपको दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है 17-18 का बारे में आपको दिया हुआ है। तो 17-18 में उनको सैलरी मिल रहा था, सैलरी इनकम एज कंप्यूटेड आफ्टर ऑल डिडक्शंस फॉर द ईयर इज 6,60,000। तो उनको प्रीवियस ईयर 17-18 में उनको सैलरी मिल रहा है 6,60,000 और एरियर मिल रहा है उनको 25,000। लेकिन यहां पे क्या है? एरियर ऑफ सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको रिसीव हो रहा है 17-18 में। लेकिन ये पैसा है कब का? ये है आपका 15-16 का है। ये दो फाइनेंशियल ईयर है, आपको कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर का बेसिस में। ये हो गया आपका। तो आपको एरियर कितना मिल रहा है? 25,000। और ये 25,000 कब का है? 15-16 का है। और एसएससी का इनकम कितना है आपका 15-16 में? 3,30,000 है। तो आपको 3 चीज जानना था कि आपको पहले टैक्स लाइबिलिटी ऑन एरियर इंक्लूसिव ऑफ एरियर कैलकुलेट करना है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर का इनकम ढूंढना पड़ेगा जो कि आपका कितना है? 6,60,000 है। और प्लस आपको एरियर भी पकड़ना था, एरियर आपका 25,000 आ गया। तो ये हो गया आपका 6,85,000 हो गया। तो इसका ऊपर में आपको पहले टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर बाद में टैक्स लाइबिलिटी विदाउट एरियर जो कि आपका है 6,60,000। इन दोनों का आपको पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये हो गया आपका डिफरेंस 1। फिर उसका बाद में आपको देखना है कि ये कौन सा साल का इनकम था। ये कौन सा साल का इनकम था आपका? 15-16 का था। तो असेसमेंट ईयर हो गया आपका 16-17। तो 16-17 में आपको पहले टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ एरियर
आपको पैसा कितना मिल रहा था? 30 लाख, 3 लाख 30, और प्लस आपका एरियर कितना है? 25,000। तो आपको यहाँ पे देना होगा 355 देना है। टैक्स लाइबिलिटी विदाउट एरियर आपका हो गया 3 लाख 30। इन दोनों का टैक्स लाइबिलिटी का डिफरेंस निकालिए आप लोग, तो वो निकल गया आपका डिफरेंस 2। इन दोनों का डिफरेंस जो भी निकलेगा वो हो गया आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89A। जितना भी टैक्स लाइबिलिटी निकलेगा उससे आपको इस रिलीफ को माइनस कर देना है। तो पहले अभी हम लोग कंप्यूटेशन में आएंगे। तो यहां पे आपको क्या है, 16-17 असेसमेंट ईयर का आपको स्लैब रेट दिया हुआ है कि पहला फर्स्ट 0 to 2.5 इज नील, 2.5 to 5 आपका 10%, 5 to 10 है आपका 20%, एवॉव 10 है आपका 30%। यह है आपका असेसमेंट ईयर 16-17 का। और असेसमेंट ईयर 18-19 का होगा आपका 0 to 2.5 नील। ये किस लिए जान रहा है? क्योंकि ये आप लोग का एवरी ईयर चेंज होता रहता है। तो यहां पे आपका 2.5 to 5 था 5%, 5 to 10 है आपका 20%, और एवॉव 10 है आपका 30%। यहां पे डिफरेंस खाली इस स्लैब में है आपका। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग को क्या करना था कि रिलीफ निकालने के लिए प्रेजेंट ईयर, प्रीवियस ईयर जो था आपका, प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका? 18-19 है। तो 17-18 आपका प्रीवियस ईयर हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया आपका 18-19। तो 18-19 में आपको पैसा मिल रहा था विथ एरियर और विदाउट एरियर दोनों को लेना है। तो विथ एरियर में आपको मिल रहा था 6,60,000, एरियर आपको मिला है 25,000 का, तो आपका आ गया 6,85,000 आ गया। तो 6,85,000 में आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिलीफ आपको कब मिलता है? टैक्स लायबिलिटी निकलेगा, फिर उसका बाद में आपको रिलीफ मिलेगा। तो पहले आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करिए। आपका 18-19 में आपका क्या था? 6,60,000 इज योर टोटल इनकम, 6,85,000। 6,85,000 में आपको इसमें कितना रह गया आपका? 1,85,000 में आपको कितना देना पड़ेगा? आपको 20% देना पड़ेगा। 1,85,000 का आपका 20% कितना होगा? 37। फिर बाकी का ऊपर कितना लगेगा? क्योंकि यहां पे 5 लाख का ऊपर लग गया है आपका, इसका ऊपर में आपको लगा है 1,85,000 का ऊपर 20% लग गया है। बाकी जो 5 लाख रह गया था उसका ऊपर में अभी भी टैक्स नहीं लगा है, तो उसमें कितना लगेगा? बताइए आप लोग।
इसका ऊपर में आपने 20% निकाला, आपका कितना निकल रहा था, 37,000 निकल रहा है। फिर बाकी जो 5 लाख रह गया है उसमें भी आपका क्या है, 2.5 में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और ये जो बाकी का 2.5 रह गया था उसमें आपको टैक्स देना था, लेकिन आपको कौन सा रेट में देना था आपको, 5%। 5%। तो 2.5 लाख का ऊपर में 5% निकालिए, वो कितना रहेगा, 12,500। 12,500 आ गया। 500। तो ये कितना आ रहा है आपका, 49,500 आ रहा है, ठीक है। फिर उसका बाद में रिबेट क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो ये रिबेट भी नहीं मिलेगा। फिर आपका बैलेंस टैक्स पेबल कितना है, 49,500। सेस आपको कितना लगना चाहिए, अभी तो 4% लग रहा है, पहले लग रहा था आपका 3%, और 3% किसका ऊपर लगता है, पहले टैक्स का ऊपर में आपको 3% निकाल लीजिए, 1485 निकलेगा। फिर उसका बाद में आपको टैक्स लाइबिलिटी इन दोनों को प्लस करना है, इनकम टैक्स प्लस सेस, इन दोनों को प्लस करने से आपका निकला टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी किसका है, आपका इंक्लूसिव ऑफ एरियर, और ये कौन से ईयर का है, असेसमेंट ईयर 18-19 का। तो इंक्लूसिव ऑफ एरियर हम लोग ने निकाल लिया है, और विदाउट एरियर अभी निकालना था। तो विदाउट एरियर आपका था 6,60,000। 6,60,000 में भी सेम चीज यहां पे आपको करना है। 6,60,000 में आपको 5 लाख हटा दिया आपने, आपका रह गया था 1,60,000। 1,60,000 पे आपको कितना लगेगा, 20% निकालना है, और फिर बाकी जो रह गया था आपका 2.5 में आपको निकालना है 5%। 2.5 में आपको कितना निकल रहा था, 12,500, और इसमें निकलेगा आपका 1,50,000 में 20%, जो कि आपका आता है 1,60,000 में आपका कितना आ रहा है, 32,000। 32,000। तो 32,000 आपका आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 44,500। 32,000 प्लस 12,500 था, तो यहाँ पे आ गया आपका 44,500। सेस रिबेट आपको नहीं मिलेगा, टैक्स आपका लाइबिलिटी कितना हो गया, 44,500। इसमें भी आपको 3% का सेस देना पड़ा, तो इन दोनों को प्लस करने का बाद में मेरा आया 45,835। 45,835 में फिर यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, इन दोनों ईयर में आपको डिफरेंस निकालना था। 50,985 माइनस 45,835 आपका टैक्स ऑन एडिशनल इनकम, एरियर इनकम में आपका एडिशनल इनकम होने का वजह से आपको टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 5,150 देना पड़ रहा है। यहां पे विदाउट एरियर था और ये विथ एरियर आ गया, तो इस एरियर का वजह से आपको टैक्स 5,150 देना पड़ रहा है। लेकिन ये देना कब पड़ रहा है आपको, 2018-19 में। तो आपको फिर से आपको देखना है क्या, कि मुझे अभी 15-16 में देखना है। तो 15-16 में आपको एरियर का साथ और विदाउट एरियर के साथ पकड़ना है। यहां पे कितना था आपको, 3,30,000 था, और आपका 25,000 था। दिस इज एरियर, आपको आ गया 3,55,000। 3,55,000 में आपका टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा, 355 माइनस आपका कितना था, 2,50,000, आपको कितना आ गया, 1,05,000। 1,05,000 में भी आपको कितना लगेगा, 10%, क्योंकि तब आपका 5% का स्लैब नहीं था। तो यहां पे कितना आ गया आपका 10,500। 10,500 आपका टैक्स लाइबिलिटी आ गया। फिर उसका बाद में भी हम लोग देखेंगे कि रिबेट मिलना चाहिए कि नहीं। तो मेरा टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम है तो मुझे रिबेट मिलना चाहिए। रिबेट लेकिन तब आपका जो भी ईयर था 15-16 फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 16-17 में रिबेट आपको 2,000 का ही मिलता था, अप टू मैक्सिमम ऑफ
2000, जो कि आपका अभी क्या है 12,500। तो रिबेट आपको मिल गया 2000 का। 10,500 से आपका 2000 माइनस हो गया, आपको निकला 8,500। 8,500 का ऊपर में आपको क्या लगेगा अभी 3% का सेस लग गया। इन दोनों को प्लस करने से आपका निकलेगा 8,755। ये आपको टैक्स पे करना है इतना। फिर अभी हम लोग को निकालना है विदाउट एरियर। 3,30,000 में आप फिर से कैलकुलेट करेंगे, आपका निकलना चाहिए 8,000। वहां से आपको रिबेट आपको मिल गया 2,000 का, इन दोनों को माइनस करने से आपको ये निकलेगा, उसका ऊपर में 3% का सेस लगाइए, आपको निकलेगा 6,180 निकलेगा। तो इन दोनों को फिर अभी डिफरेंस अगर करेंगे तो मेरा निकलेगा क्या 2,575, जो कि क्या है आपका टैक्स ऑन एडिशनल इनकम। तो फिर इन दोनों को माइनस करने का बाद में आपको निकलेगा, जो निकल रहा है वो हो गया आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये रिलीफ आपको कब देना है? ये रिलीफ आपको देना है इस ईयर में, इस टैक्स लायबिलिटी का ऊपर में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो ये वाला इनकम ऑलरेडी आपने फाइल कर दिया होगा। 2015-16 में आपने इनकम अर्न किया था और इसी को आपने इनकम टैक्स रिटर्न में ऑलरेडी फाइल कर चुका है। तो आप इसको तो फिर रेक्टिफाई करने नहीं जा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एरियर आपका टैक्स कब लगता है? एरियर इज टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस। तो टैक्स कौन सा साल में लगेगा आपका? 17-18 फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 18-19 में आपको टैक्स लगेगा। तो 18-19 में आपको टैक्स कितना निकल रहा है? 50,985 निकल रहा है। 50,985 में से आपको रिबेट कितना मिलेगा और रिलीफ कितना मिलेगा आपको? 2,575 का रिलीफ मिलेगा। उस रिलीफ को आपको डिडक्ट करना है, बाकी जो रह जाता है उसका ऊपर में आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका कल को जो डिस्कस हुआ था रिलीफ का। लास्ट क्लास जो था आपका, ठीक है। तो उसका बाद में हम लोग का रिलीफ खत्म हो गया है। अभी हम लोग को आना था लीव ट्रैवल कंसेशन, जो हम लोग से छूट गया था। पेज नंबर बुक का आपका पेज नंबर होगा 145। लीव ट्रैवल कंसेशन अभी क्या बोल रहा था, और यहाँ पे अगर आप देख रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, कौन सा सेक्शन दिया हुआ है? सेक्शन 10 दिए के रखा हुआ है। तो सेक्शन 10 आने से क्या है मतलब, इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ तो इसका मतलब क्या होगा, लीव ट्रैवल कंसेशन अगर आपको मिल रहा है तो ये क्या है, आपका टोटल इनकम का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको कि आप अगर कोई एक एम्प्लॉय है और आप लीव में, आपको लीव लेना पड़ेगा, और लीव लेने का बाद में आप अगर ट्रैवल करने के लिए आपका फैमिली का साथ अगर आप कहीं पे जा रहा है, और उस ट्रैवलिंग का कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है। कि आपको घूमने जाने दिया है कि ये इंसान मेरे लिए पूरा साल भर काम करता है और इसको लीव दे दिया हमने कि मैंडेटरी लीव ले लो और आपका फैमिली को लेके आप ट्रैवलिंग में जाओ, और ट्रैवलिंग का जो भी खर्चा होगा वो आपको खुद को बेयर नहीं करना है, आप बेयर कर लो अभी, बाद में अभी मुझसे पैसा ले लो। तो अगर ये सब केस अगर आपका साथ में चल रहा है, और जो भी रीइंबर्समेंट आपको मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा।
तो लीव ट्रैवल कंसेशन में आपको जो भी पैसा मिलेगा वो क्या होगा आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, उसका ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका पॉइंट्स आपको दो तीन चीज याद रखना पड़ेगा। वहां पे क्या है कि जर्नी जो भी करेगा आप वो रिटायरमेंट का बाद में भी कर सकता है या ड्यूरिंग सर्विस भी कर सकता है। आप रिटायरमेंट का बाद अगर आप बोल रहे हैं कि मैं लीव ट्रैवल कंसेशन का जो बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए था वो मैं लेना चाहता हूँ, तो बाद में आप अगर बोल देते कि उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या सैलरी में हम टैक्सेबल करेगा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपको जो भी लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा वो आप सर्विस में भी अवेल कर सकता है और आफ्टर रिटायरमेंट भी कर सकता है। एम्प्लॉयर प्रेजेंट और फॉर्मर भी हो सकता है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ट्रैवल कहाँ पे करना पड़ेगा, इंडिया का अंदर करना पड़ेगा। आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मिल रहा है और आप स्विट्जरलैंड चला जाना चाह रहा है तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी रिइंबर्समेंट आपको मिल रहा होगा वो आपका लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में अभी मुझे देखना है कि अगर हम ट्रेवल कर रहा है और मेरा जो जर्नी है उस जर्नी में मेरा जो भी एक्सपेंसेस हुआ होगा, आपको जाना है कहाँ पे, यहाँ पे अगर इसी एग्जांपल को पकड़ रहे हैं, आपको जाना कहाँ से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आपको दिखेगा कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ है आपका जर्नी का, और आपका पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन दिख देता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन किसका होना पड़ेगा, आपका जर्नी का डेस्टिनेशन कहाँ पे है, उन दोनों को पकड़ना है। तो पकड़ लीजिए, आप कहाँ से जा रहे हैं, गुवाहाटी से आपको जाना है कश्मीर जाना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने अगर गुवाहाटी से जाके अगर कश्मीर जाना है तो आपको उसका सबसे शॉर्टेस्ट रूट में जितना भी खर्चा होता है उतना का ही आपको एक्सपेंसेस या रिइंबर्समेंट फ्री ऑफ कॉस्ट या उसका ऊपर में एग्जम्पशन मिलेगा। आप क्या कर दिया, गुवाहाटी से कश्मीर जाने के लिए आप डायरेक्टली नहीं जाके आप क्या कर दिया, गुवाहाटी से आप गोवा चला गया, गोवा से फिर आप चेन्नई चला गया, फिर चेन्नई से आप कश्मीर चला गया। तो आप अगर लॉन्गेस्ट रूट ले रहा है तो बीच का जितना भी रूट आपने लिया होगा उस रूट का एक्सपेंसेस आपको खुद को बेयर करना पड़ेगा, मतलब आपका सैलरी में वो टैक्सेबल हो जाएगा। और एग्जेम्पशन कितना होगा, जितना भी आपका शॉर्टेस्ट रूट में खर्चा होना चाहिए उतना का ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एम्प्लॉय क्या है, सिटीजन इंडिया का नहीं भी होने से भी उसको लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है और उसका ऊपर में भी ये फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। और आप क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर लिया, ट्रैवलिंग का खर्चा का ऊपर आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया और साथों साथ आपने क्या कर दिया कि होटल में हम रूम रेंट जो भी पे किया था उसका ऊपर में भी अगर एग्जेम्पशन हम क्लेम कर रहा है तो ये एग्जेम्पशन हमको नहीं मिलेगा। मुझे एग्जेम्पशन किसका ऊपर मिलेगा, ओनली जर्नी का ऊपर में ट्रैवलिंग का जितना भी खर्चा होगा उसका ऊपर ही मुझे एक्सपेंसेस मिलेगा और एग्जेम्पशन मिलेगा। सारा अमाउंट ले सकते आप, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट रूट आपको पकड़ेगा। शॉर्टेस्ट रूट जो भी होगा, अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि एयर से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग से रहेगा कि आपको इकोनॉमी क्लास में जा रहा है या आप बिजनेस क्लास में जा रहा है या किस क्लास में जा रहा है। अगर आप एयर में जा रहे हैं तो आपको पकड़ना पड़ेगा इकोनॉमी क्लास का फेयर पकड़ना पड़ेगा, वो भी शॉर्टेस्ट रूट, हर जगह में शॉर्टेस्ट रूट ही आएगा। तो ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, आपको एग्जेम्पशन जो भी मिल रहा है, एग्जेम्पशन क्या है आपको तभी मिल पाएगा जब आप जर्नी करेंगे और एक्सपेंस अगर आप खुद करेंगे। अगर आपने एक्सपेंसेस नहीं किया है, खर्चा नहीं किया है और आप एग्जेम्पशन लेना चाह रहे हैं तो नहीं मिल सकता आपको। फिर इसका में भी क्या है, आपको आउट ऑफ 4 इयर्स आपको कोई भी 2 साल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर फैमिली में आपको लेके जाना बोला था, तो फैमिली में कौन कौन आएगा, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स हु आर मेनली डिपेंडेंट ऑन हिम। अगर आपका पेरेंट्स और ब्रदर्स का खुद का इनकम है तो मतलब उनका
आपका ऊपर में डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आपका ऊपर में डिपेंडेंसी नहीं है और आप उनका लिए खर्चा कर रहा है तो आपका इसका ऊपर में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो आपका पास क्या होना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कौन कौन आएगा आपका, स्पाउस आएगा, चिल्ड्रंस आएगा, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ब्रदर का वाइफ, सिस्टर का वाइफ नहीं इंक्लूड किया है यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे आपको बोला है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी कितना को लेके जा सकता है आप, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन को ले जा सकता है आप। फिर भी यहाँ पे क्या है आपको और है क्या, फिक्स्ड अमाउंट, अगर आपको पेमेंट किया जा रहा है, फिक्स्ड अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज बाय वे ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस शैल नॉट बी एग्जेम्प्ट। कोई भी अगर आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है तो वो फिक्स्ड अमाउंट कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता है। वो चीज़ आपका ऊपर में डिपेंड करना चाहिए, आपका जर्नी का ऊपर में डिपेंड करना चाहिए। वो चीज़ क्या होना पड़ेगा, आपका फ्लक्चुएटिंग अमाउंट होना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी आपका डिफाइंड है कंपनी में तो ये चीज़ आपका सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। जो चीज़ ये भी पहले हम लोग बात कर लिया कि स्टे कॉस्ट और एनी अदर कॉस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर एग्जेम्पशन। फिर बाद में अभी हम लोग आते हैं डिस्कस करने के लिए कि ट्रैवल अगर कर रहा है हम तो मुझे एग्जेम्पशन कितना मिलना चाहिए, उसका अमाउंट हम लोग क्वांटिफाई कैसे करेगा। कि मैंने तो अभी गुवाहाटी से कश्मीर जाने के लिए 50,000 खर्चा कर दिया, तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा वो मुझे कैसे निकालना है। तो अगर आप क्या कर रहा है, एयर से ट्रेवल कर रहा है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि शॉर्टेस्ट रूट में आपका इकोनॉमिक क्लास में एयर का फेयर कितना होगा, वो निकाल लीजिए, तो एग्जेम्पशन आपको उतना का ही मिलेगा। फिर अगर आप रेल से ट्रेवल कर रहा है तो आपको एसी का फर्स्ट क्लास में जितना भी रेंट गिरेगा, कॉस्ट जितना भी गिरेगा, आप उसका कॉस्ट निकाल लीजिए, उतना का एग्जेम्पशन मिलेगा। और आप क्या कर रहे हैं, व्हेन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज कनेक्टेड बाय रेल, क्या है आपका रेल से कनेक्टेड है, लेकिन आप जर्नी कैसे कर दिया, प्लेन लेके कर दिया या जेट लेके आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, तब भी आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, ट्रेन का ही फेयर पकड़ना पड़ेगा आपको। अगर नहीं है तो आपको अलग चीज पकड़ना है, लेकिन अगर है तो आपको आपको शॉर्टेस्ट कौन सा रूट गिरेगा आपके लिए, शॉर्टेस्ट मतलब आपको बाय रूट, आपको यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, आपका डिस्टेंस बाय एयर भी तो आपका सेम होता है ना, अलग ही रहेगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। जो भी आपका शॉर्टेस्ट गिरेगा उसका पकड़ना है आपको। आपको टाइम, यहाँ पे टाइम का शॉर्टेस्ट नहीं बोला है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस का बोला है, तो डिस्टेंस में जो भी शॉर्टेज गिरेगा आपको वहां पे पकड़ना है। अगर आपका रेल से आप ट्रेवल कर रहे हैं तो रेल पकड़िए, आप पकड़ लीजिए, क्या कर रही है आप यहाँ पे रेल से कनेक्टेड है, लेकिन आप कहाँ से चला गया, एयर से चला गया है, बाय क्या क्या एयरक्राफ्ट आप चला गया है, तो अभी आपको एयर कंडीशन का पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रेल से ऑलरेडी कनेक्टेड है तो आपको रेल का ही पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है कि अगर ओरिजिन और डेस्टिनेशन आपका रेल से कनेक्टेड नहीं है, जो कि आपका क्वेश्चन में था कि चेन्नई से अलावा अगर दूसरा कहीं पे चला गया जहाँ पे वो आपका रेल से कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पे क्या पकड़ना पड़ेगा, वेर ए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट, वहां पे आपको रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका रहना पड़ेगा। अगर वहां पे कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो वहां पे आपको फर्स्ट क्लास, डिलक्स क्लास फेयर और एज द केस में बी ऑन सच ट्रांसपोर्ट, वहां का फर्स्ट क्लास का रूट पकड़ लीजिए कॉस्ट, या डिलक्स क्लास का फेयर पकड़ लीजिए। अगर बस है तो बस में डिलक्स क्लास का कोच का आपको फेयर पकड़ना पड़ेगा। फिर वहां पे अगर कोई भी रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ही नहीं तो आपको पकड़ना पड़ेगा अमाउंट इक्विवेलेंट टू एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल का फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट, आपको रेल का ही पकड़ना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो आपका जो क्वेश्चन था कि आप गुवाहाटी टू चेन्नई जा रहा है और ये कनेक्टेड है रेल से, लेकिन आप ट्रेवल कर दिया एयर से, तब भी आपको लीव ट्रेवल कंसेशन रेल का ही पकड़ेगा, और रेल में भी कितना पड़ेगा, एसी फर्स्ट क्लास का फेयर पकड़ेगा आपको।
ठीक है, फिर अभी हम लोग आते हैं आप लोग का एग्जाम्पल्स में, एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आज को हम लोग का खत्म हो जाना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 35 ऑन पेज नंबर 153। एग्जाम्पल नंबर कितना था मेरा? 34 में क्या है आपका? 34 में इतना प्रॉब्लम वाला बात है नहीं। आपका अलग है क्या? तो आपका एडिशन अलग दूसरा होगा। हाँ, इलस्ट्रेशन 35 में आ गया आप। यहाँ पे कौन है? मैं रोहित है। रोहित जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उनको सैलरी कितना मिल रहा है आपको? बेसिक सैलरी इज 5000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको 300 पर मंथ, LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, डियरनेस अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई, इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई, फाइंड इज टैक्सेबल सैलरी। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या क्या दे के रखा हुआ आपके लिए? तो आपको पहले सैलरी लेना है, तो आपको सैलरी अगर कंप्यूट करना है, पहले क्या आएगा आपका? बेसिक आ गया। बेसिक आपका कितना है? 5000 पर मंथ, जो कि आपका कितना आएगा? 60,000 आ गया। सेकेंड में आपका आ गया डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। 2000 इंटू 12 इज योर 24,000 आ गया आपका। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे आपको कितना होगा? 3600 होना चाहिए। फिर बाद में आपका लिए क्या आता है? और कुछ आ रहा है? ये आपने खुद पेमेंट किया है, प्रोफेशनल टैक्स ये। तो ये तो सैलरी नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है। ये भी सैलरी नहीं है क्योंकि ये एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये दो चीज आपको एम्प्लॉयर से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि ये आपका अलाउंस है या परक्विजिट है। क्योंकि फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? अलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज अलाउंस है या नहीं है? अलाउंस नहीं है, क्योंकि मॉनिटरी बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है, मॉनिटरी रिसिप्ट मुझे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये सब क्या है? पर्क्स आ गया। तो पहला क्या पर्क है? LIC प्रीमियम मुझे नहीं देना पड़ रहा है, मेरा बदली एम्प्लॉयर पे कर दे रहा है। तो एम्प्लॉयर से मुझे बेनिफिट मिल रहा है। कितना का बेनिफिट मिला? 3600 का बेनिफिट मिल रहा है। प्रोफेशनल टैक्स जो मुझे खुद को पेमेंट करना चाहिए था, वो एम्प्लॉयर पेमेंट कर दे रहा है। तो इसको भी सैलरी में पकड़ना है। तो सैलरी में आपको इन 5 चीज को पकड़ना है। 60,000, 24,000, 3,600, 3,600 और 1,600, जो कि आपका कितना आना चाहिए? जो भी आया आपका। फिर उसका बाद में आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलना चाहिए। ये आपका क्या हो गया? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इनकम ही बोलिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ही बोलिए। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? आपका सैलरी का आ गया। तो सैलरी में आपको जो भी अमाउंट का सैलरी मिल रहा है, इसका टोटल आप निकाल लिया। कितना है? 92,800 आपको निकला है। फिर इसका बाद में मुझे क्या मिलता है? सैलरी में डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन आपको क्या क्या मिल रहा था?
एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था जो कि आपका 50,000 का रहता है। फिर और एक मिल रहा था आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर थर्ड में आपको मिल रहा था प्रोफेशनल टैक्स। तीन ही डिडक्शन रहता है तो उसमें से एक आपको अलाउड नहीं है। अभी प्रोफेशनल टैक्स में आप प्रोफेशनल टैक्स आपका नाम पे कितना जमा हुआ है, दिस एंड दिस 1600 और 600 जो कि आपका आता है 2200 आपको डिडक्शन मिल जाएगा। वहां से आपको माइनस कर देना है तो यहाँ पे आपको मिलना कितना चाहिए, यहाँ पे 600 होना चाहिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपको 40,600। ठीक है। फिर अभी हम लोग को यहाँ पे बोला है फाइंड हिज टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम हम लोग ने निकाल दिया 40,600। तो इनकम टैक्स पेड को कहाँ पे डालना था, इसका तो कुछ यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। इनकम टैक्स है, ये क्या है आपका टैक्स। तो पहले आपको इसका ऊपर में फिर टैक्स कंप्यूट करना होगा। तो आपने अगर यहाँ पे टैक्स कंप्यूट कर दिया, टैक्स ऑन सैलरी आपने निकाल लिया होगा। टैक्स ऑन सैलरी पकड़ लीजिए, आपका 3,000 निकलना चाहिए जो कि इस सैलरी में नहीं निकलेगा। तो टैक्स ऑन सैलरी आपका कितना निकल रहा है 3,000, लेकिन आपने ऑलरेडी पेमेंट कितना करके रखा है 2,000 ऑलरेडी पेमेंट करके रखा है। तो रेस्ट जो रहेगा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये काम बाद में आता है जब आप टैक्स ऑन सैलरी कंप्यूट कर लेंगे, अभी नहीं आना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका सैलरी का डेफिनेशन दिया हुआ है तो ये सब चीज आपको याद रखना होगा, बाकी सब सही है आपके लिए। यहाँ पे भी आपको बोल के रखा हुआ है, डीए में भी आपको क्या पकड़ना है, रिटायरमेंट बेनिफिट को पकड़ना है, कमीशन होने से कमीशन फिक्स परसेंटेज को लेना है। यहाँ पे जैसे आप लोग को क्या पकड़ना है, आरएफए का नहीं है, आरएफए में भी आपको क्या पकड़ना है, कमीशन आपको फिक्स परसेंटेज को लेना पड़ेगा। फिक्स परसेंटेज फिक्स परसेंटेज फिक्स परसेंटेज फिक्स परसेंटेज सब जगह में है। बेसिक डीए कमीशन कॉमन है, एनी अदर बाकी सब में अगर कहीं पे भी आपका क्या हो गया सैलरी का डेफिनेशन आ जाता है, इसमें नहीं है। ग्रेचुटी में बेसिक और डीए है, वो हो गया आपका ग्रेचुटी एक्ट में। अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, अगर आप कवर्ड नहीं है तो बेसिक डीए कमीशन, लीव एनकैप्समेंट बेसिक डीए कमीशन, वॉलंटियर रिटायरमेंट बेसिक डीए कमीशन, रेंट फ्री में बेसिक डीए कमीशन अलाउंस आ जाएगा क्योंकि ये परक्यूजिट है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज में अगर आ जाता है आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, बेसिक डीए कमीशन बोनस फीस ये सब आ जाएगा। एंटरटेनमेंट में खाली बेसिक आएगा और एनी अदर केसेस में आपका बेसिक डीए कमीशन आएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये भी डिस्कस हो गया था कि नोटिफाइड एरिया था, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस था, फिर आपका अंडरग्राउंड अलाउंसेस था, वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड अलाउंसेस, ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, शेड्यूल एरिया अलाउंसेस, ये सब चीज़ आप लोग का ऑलरेडी डिफाइंड दिया हुआ है। तो आपको आना है इलास्ट्रेशन नंबर 36 पे। ठीक है, आप लोग फिर से सेम चीज़ करेंगे कि यहाँ पे हम लोग प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। प्रोविजंस में आप लोग का अंदर में क्या हुआ लिखा हुआ था वो सब आप लोग याद करके बोलेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कौन है, मिस्टर भरत ऑफ सिलीगुड़ी इज ऑफर्ड एन एम्प्लॉयमेंट बाय बीमल कंपनी लिमिटेड। ऑफर हुआ है उनको, लेकिन उनका बेसिक सैलरी कितना है 5,500 पर मंथ। अदर अलाउंसेस आ डियरनेस अलाउंसेस मिल रहा है, लेकिन वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो या ना हो, डियरनेस अलाउंस इज फर्स्टली फुल्ली टैक्सेबल, जो कि आपको कितना मिल रहा है 4,000 पर मंथ। मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है या नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, नहीं होता है। मेडिकल बेनिफिट होता है, अगर आपको मेडिकल बेनिफिट मिल रहा है तब जाके आपको वो भी एग्जेम्प्ट होता है। कब, जब आपका एम्प्लॉयर खुद से ही उस मेडिकल को रन कर रहा है, ऑपरेटेड बाय द एम्प्लॉयर इटसेल्फ, तब आपके लिए वो मेडिकल बेनिफिट एग्जेम्प्टेड होता है। अदरवाइज वो भी टैक्सेबल हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे मेडिकल अलाउंस बोला है, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं बोला है। अलाउंसेस आपका लिए, मेडिकल अलाउंसेस इज फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। फिर बाद में आपको आना है बोनस। बोनस आपको कितना मिल रहा है? एक महीना का बेसिक सैलरी, मतलब आपको 5500 ही मिल रहा है। द कंपनी गिव्स एन ऑप्शन टू हिम आइदर टू टेक ए रेंट फ्री एकोमोडेशन इन कोलकाता। ऑप्शन दे रहा है कितना, कि आप कोलकाता में आप रेंट फ्री एकोमोडेशन ले लो और फेयर रेंटल वैल्यू 1000 पर मंथ। तो रेंटल वैल्यू दिया है, तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर नहीं निकालना है। तो यहाँ पे एंड टू एक्सेप्ट ए कैश हाउस रेंट अलाउंस, आरएफए लो या एचआरए लो, दो ऑप्शन दिया है। एचआरए में भी आपको अलाउंस कितना मिलेगा? 1000 पर मंथ का ही मिलेगा। ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट एचआरए, क्या ले लिया उन्होंने? एचआरए का बेनिफिट ले लिया एंड टेक्स ए हाउस इन कोलकाता एट ए मंथली रेंट ऑफ 1000। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सही डिसीजन था, कि एचआरए लेने से उनका लिए टैक्स में ज्यादा बेनिफिट होता या आरएफए लेने से उनके लिए बेनिफिट होता, ठीक है। तो बेसिक चीज तो आपका सेम ही रहना चाहिए कि सैलरी में क्या होगा, 5500 था, 5500 इंटू 12, दोनों में सेम। बोनस था आपका 1 मंथ का सैलरी, जो कि आपका 5500 है। डियरनेस अलाउंस आपका कितना था? 4000 पर मंथ, जो कि आपका 48,000 आ गया। मेडिकल अलाउंस आपको कितना मिल रहा था? 1000, वो क्या है? फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो 12,000 आपको मिल गया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि आरएफए अगर आप कंप्यूट कर रहा है, तब आपको अलाउंसेस को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे एचआरए को पकड़ना है? नहीं पकड़ना है। क्यों नहीं पकड़ना है? क्योंकि एचआरए तो यहाँ पे आइदर दिस और दिस, तो हाँ, तो अगर आप आरएफए ले रहे तो एचआरए नहीं लिया होगा। क्या बोला था कि दोनों बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता, एक ही बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। तो आपको आरएफए में पकड़ना है। आरएफए में आपको क्या मिल रहा था? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर था। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? फर्निश मिल रहा है या अनफर्निश मिल रहा है बेनिफिट? जो भी घर मिल रहा है आपको, नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या बोल के मानेंगे? फर्निश मानेंगे। अगर आपको फर्निश मिल रहा है तो आपको क्या पकड़ना है? लाइसेंस फी तब पकड़ना है जो गवर्नमेंट का होता है। तो ये तो नॉन गवर्नमेंट का था। एम्प्लॉइज नॉन गवर्नमेंट है, बीमल कंपनी लिमिटेड है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने से फिर बाद में क्या देखना था आपको? नहीं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से फिर से दो पार्ट में डिवाइड होने वाला था। So ओन्ड और रेंट था। ओन्ड होने से आपका पॉपुलेशन वाइज जाना था, और आपका रेंटेड होने से आपको क्या देखना था? percent of salary. 15% ऑफ Salary. 15% ऑफ सैलरी और 10% ऑफ कॉस्ट, विच एवर इज कुछ था। 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट था कि नहीं? 15% of salary or rent paid, whichever is low. रेंट पेड था। 15% ऑफ Salary सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज lower. लोअर। तो यहाँ पे रेंट पेड तो नहीं है। आरएफए में रेंट पेड का तो बात बोला है नहीं बोला है, लेकिन उसका रेंटल वैल्यू बोला है, रेंट पे नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको क्या पकड़ना पड़ेगा? 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि रेंट पेड तो मुझे नहीं दिया है, उसका फेयर बोला है। मार्केट में इतना रेट चल रहा है, लेकिन रेट चलने से ये रेंट पे किया है बोल के पता है या नहीं पता है। तो हम लोग को क्या मानना पड़ेगा? भी 15% ऑफ सैलरी पकड़ना है। तो सैलरी में भी फिर अलग से क्या आ गया था? डेफिनेशन क्या था आरएफए में? बेसिक, डीए, कमीशन, अलाउंसेस और कैश बेनिफिट्स था। लेकिन यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा? ये आएगा, ये सब चारों ही आ जाएगा, और बाकी कुछ आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो इसका टोटल करने से आपको 15% में कितना आ रहा है? 66,000 प्लस 5,500 प्लस 48,000 प्लस 12,000, और आपको निकालना है 15%।
निकल रहा है आपका? बोलिए। सबको प्लस करने से आपका निकल रहा है? निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? आपका कितना निकल रहा है? यहाँ पे क्यों निकला है? क्योंकि बेसिक आपको यहीं पे क्या था आपका? बेसिक डीए कमीशन अदर अलाउंसेस। डीए में क्या था आपका? रिटायरमेंट बेनिफिट था। और ये जो क्या है आपका? रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है। इसको अगर इंक्लूड नहीं करता है तो आपका ये निकल रहा है कि नहीं? ठीक है, अभी निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या, किसको इंक्लूड नहीं करना था? इसको इंक्लूड नहीं करना था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं था। हो गया? तो आरएफए में मुझे कितना मिलना चाहिए था? आरएफए ने मुझे क्या बोला कि ये तीनों को पकड़ लो, प्लस रेंट फ्री अकोमोडेशन में तो मेरा परक्यूजिट बेनिफिट मिल रहा है, तो टोटल मेरा टैक्स कितना आ जाएगा? और ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना आएगा? 144 आएगा। फिर इसका तो हमने निकाल दिया। इसमें भी मुझे क्या है, टैक्स तो देना पड़ेगा क्या? इसमें दोनों में ही देना नहीं पड़ेगा? दोनों में ही मुझे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन टैक्स देना नहीं पड़ रहा है मतलब क्या है? लेकिन सैलरी तो मेरा ज़्यादा निकल रहा है। अगर पकड़ लीजिए ये 3 लाख होता या 5 लाख ही होता, तो मुझे तो टैक्स यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ता इसका कंपैरिजन में। तो पहले मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? अभी एचआरए में आता है। एचआरए में आपको बेसिक कितना मिल रहा है? सेम चीज़। ये सब तीनों तो चारों सेम ही है। एचआरए में आपको क्या देखना था? 3 बेसिक कंडीशन था आपका। वहाँ पे क्या था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 40 और 50%। 40% कब था आपका? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई नहीं होने से। 50, तो ये कोलकाता में था, तो इसीलिए आपको कितना मिलेगा? 50% ऑफ सैलरी मिलेगा। लेकिन सैलरी में भी आपका क्या क्या था एचआरए में? बेसिक, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो बेसिक में क्या आएगा आपका? यह आ गया। बोनस आएगा? नहीं आएगा। डीए रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, बोनस नहीं है, मेडिकल अलाउंसेस नहीं आएगा। आया क्या आपका? सिर्फ बेसिक आया। तो बेसिक आपका कितना था? 66,000 था। 66,000 का 50% इज योर 33,000। इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर आपको रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी कितना है आपका? सैलरी कितना है आपका? 66,000। तो उसका 10% इज 6,600। रेंट पेड आपने कितना कर दिया? आपने कितना कर रहा था? 1,000 करके एवरी मंथ पे कर रहा था, तो 12,000 आप पे कर रहा था। 12,000 एंड 6,600 माइनस कर देना है। उसका बाद क्या निकलेगा आपका? 5,400। यही निकलना चाहिए। रेंट पेड 1,000 पर मंथ, दैट कम्स आउट टू बी 12,000 ओवर 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी आप इतना निकाल दिया, माइनस करके इतना निकल गया। विच एवर इज लोअर, लोअर में आपको इतना मिला। तो 12,000 जो मिल रहा था वहां पे इतना आपका ऊपर में टैक्स नहीं देना है, रेस्ट का ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ा। तो टैक्स सबका ऊपर में कैलकुलेट होगा। अल्टीमेटली बेनिफिशियल कौन सा था? एचआरए ले लेना ही मेरे लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी मेरा कम आता। ठीक है, टाइम है अभी, चलिए। सर अगर क्वेश्चंस
इसमें मोबाइल फोन बिल अगर पेड करेगा एम्प्लॉयर तो वो टैक्सेबल होगा कि नहीं सर? थोड़ा जोर से क्योंकि बोलना पड़ेगा आपको। सर मोबाइल फोन का अगर बिल अगर एम्प्लॉयर पेड करेगा तो वो टैक्सेबल होगा कि नहीं सर? मोबाइल मोबाइल फोन बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, इज इट टैक्सेबल और नॉट? मोबाइल फोन का क्या मिल रहा है? बिल। बिल्स, मोबाइल फोन क्या पेड कर रहे हैं? मोबाइल फोन बिल्स पेड मो, बाय द एम्प्लॉयर। मोबाइल फोन बिल ना, ठीक यस। है। अगर आपको कैश बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे, कैसा बेनिफिट मिल रहा है आपको? कैश बेनिफिट मिल रहा है या आपको नॉन कैश इन काइंड बेनिफिट मिल रहा है? यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, पहला बात यहाँ पे। आपका मोबाइल फोन है, आप यूज कर रहा है, लेकिन पैसा आपका पॉकेट से जाना नहीं रहा है। तो अगर आपका पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है और आपका लिए कोई भी पैसा एम्प्लॉयर पे कर दे रहा है, तो उसको भी हम लोग परक्यूजिट में डालना पड़ेगा। और अगर हम लोग उसको परक्यूजिट में डालेगा तो उसको टैक्सेबल करना होगा। लेकिन वो अगर सब्जेक्ट है कि क्या, कि वो सेक्शन 10 में नहीं गिरना चाहिए। जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन में क्या मिल रहा है आपको? घूमने का बेनिफिट मिल रहा है, घूमने का बेनिफिट मिल रहा है और पैसा भी आपको मिल रहा है, लेकिन उसका ऊपर में टैक्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो गवर्नमेंट का लॉ ने बोल के दिया है कि साल में 4 साल में एक इंसान को मुझे छुट्टी देना है, वो मैंडेटेड बाय लॉ है। ये सब चीज़ क्या है? आपका मैंडेटेड बाय लॉ नहीं है। जो भी चीज़ आपका मैंडेटेड बाय लॉ नहीं है और उसका लिए आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है। फिर आपको आना है सेक्शन इलस्ट्रेशन नंबर 37 में। इलस्ट्रेशन 37 में कौन है? मिसेस चौधरी है, प्रीवियस ईयर है 22-23, बेसिक सैलरी मिल रहा है आपको। चलिए एक ही साथ में हम लोग करते रहते हैं। यहाँ पे क्या था आपका? सैलरी आपको कितना मिल रहा है? 15,000 पर मंथ, जो कि आपका यही आना चाहिए। 15,000 इंटू 12 अगर आप कर दे रहे हैं तो आपको ये आ गया। फिर आपको डियरनेस अलाउंस इज 60% ऑफ सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट है नहीं है, कोई मत बोला नहीं आपको, तो 60% ये आ गया आपका। 1,80,000 का आपने 60% कर दिया। मेडिकल अलाउंस कितना मिल रहा है आपको? 600 पर मंथ, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 5,000। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर में हम लोग खुद का एक्सपेंडिचर का ऊपर में एग्जाम्शन नहीं मिलता है मुझे। मेडिकल अलाउंसेस इज फुल्ली टैक्सेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर्स डन बाय द एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर। तो मेडिकल अलाउंस आपको कितना मिल रहा था? 600 इंटू 12, जो कि आपको ये निकलना चाहिए। फिर आपको मिल रहा था हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपको कितना मिल रहा है? 6,000 पर मंथ। तो 6,000 पर मंथ इज 72,000। फिर से वहां पे मुझे लेना है एग्जाम्शन, 3 चीज देखना है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 40 और 50%, और प्लस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी लेना था। तो एक्चुअल रेंट है आपको एचआरए मिला है 72,000। फिर यहाँ पे आपको बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन होना चाहिए था, जो कि कमीशन नहीं है, तो बेसिक प्लस डीए आ गया। यहाँ पे डीए किस लिए ले लिया? क्योंकि यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट है बोल के। तो बेसिक प्लस डीए इज हाउ मच? आपका 1,88,000 आ रहा था। तो 1,88,000 का आपका 40% ये होना चाहिए आपका। ये अगर आ रहा है तो ठीक है। ये भी एक बार देख लीजिए, 1,88,000 का आपको कितना आना चाहिए? 40% आना चाहिए। 40% क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये कहाँ पे रह रहा है? दुर्गापुर में रह रहा है।
ठीक है आपका। ठीक है, फिर बाद में आपका क्या रह गया था सी में, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी क्या है आपका, बेसिक प्लस दिया था आपका 288,000, तो आपका हो गया 28,800। और फिर आपने रेंट पेड कितना किया था यहाँ पे 7,200 पर मंथ। तो 7,200 पर मंथ कितना होगा आपका, 7,200 इंटू 12 आपको निकलना चाहिए 86,400। इन दोनों को लेस करने से आपका पास कितना निकलेगा 28,800, 57,600, 57,600। इन तीनों में से आपका लोअर कौन सा हो गया 57,600। तो आपको टैक्सेबल होगा 72,000 माइनस 57,600, रेस्ट 14,400 इज टैक्सेबल। ये हो गया आपका टैक्सेबल सब, ठीक है। तो फिर बाद में आपका क्या रह गया था, हाउस रेंट अलाउंस खत्म हो गया था, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी आपका लिए क्या है, फुल्ली टैक्सेबल होना चाहिए था। तो ये आप लोग देख लेंगे सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस में आपका कोई लिमिट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फुल्ली, तो अभी हम नहीं पता है और मैंने आंसर भी देख लिया, तो फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। फिर बाद में क्या है क्या आपका, कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय इटसेल्फ, और लेकिन उसका यूजेस क्या हो रहा है, ऑफिशियल पर्पस के लिए हो रहा है, लेकिन उनको तो बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है। खुद का ही कार खुद का ऑफिस में लेके जा रहा है, उल्टा खर्चा हो रहा है, बेनिफिट तो कुछ नहीं हो रहा है, तो परक्यूजिट कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसको क्या मिल रहा है, रीइंबर्स हो रहा है, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा मिल रहा है कि नहीं, उनको कुछ नहीं मिल रहा उनको। बेनिफिट अगर नहीं हो रहा है, ऑफिशियल यूज करना पड़ेगा या पर्सनल यूज करना पड़ेगा, तब जाके ही हम लोग को मिलता है। ऑफिशियल यूज के लिए कर लेता है तो बेनिफिट नहीं होता है। कोई भी कार अगर आप लिया है और उस कार का मेंटेनेंस अगर कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तब आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे मेंटेनेंस तो नहीं कर रहा है, और आप उसी कार को अगर पर्सनल यूज में लगा देता है तब आपको उसका परक्यूजिट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या काम में लगा दिया, वो ऑफिशियल यूज में ले लिया, तो ऑफिशियल यूज में ऑफिशियल काम के लिए ही मुझे पैसा मिल रहा है, तो उसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगा। फिर बाद में आपका आ गया पॉइंट जी, सी इज कंट्रीब्यूटिंग 2,100 पर मंथ टुवर्ड्स आरपीएफ। आरपीएफ में 2,100 पर मंथ बोल के वो डिपॉजिट कर रहा है। तो 2,100 होने से आपको कितना मिल रहा है, 25,200 उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है। आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करने से भी क्या होता है, मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो वो तो अलग हो गया आपका। फिर बाद में आ गया कि एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग द सेम। तो एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो फिर बाद में आपका क्या हो गया, क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो एग्जम्प्टेड होता है। फिर बाद में आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आरपीएफ में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 11% का, लेकिन आरपीएफ ने बोल के कितना रखना चाहिए था आपको, 9% का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, जो डिफरेंस परसेंट है, तो आपको 2,200 का 2% आपको निकालना पड़ेगा। तो बात 2,200 का डिवाइडेड बाई 11% इंटू 9% का आपको जो भी निकलेगा उसको लेस कर देना है, क्योंकि आपको 9% का बेनिफिट लेना चाहिए था। तो आपको 9% का इंटरेस्ट निकलेगा, वहां से 11% का जो भी निकला था, 11% में आपको कितना देना पड़ेगा, 2,200। 9% में जितना होता है उसको लेस कर देगा, बाकी रेस्ट आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर बाद में उन्होंने शी पेड 1,800 प्रोफेशनल टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। सब कुछ कैलकुलेट करने का बाद में ही मुझे ये डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा।
सब कुछ कैलकुलेट कर लेगा हम लोग, करने का बाद में मेरा क्या निकलेगा, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी निकलेगा। और फिर वहाँ से मुझे डिडक्शन एक लेस करना है और एक प्रोफेशनल टैक्स एक लेस करना है। बाकी बाद में क्या निकलेगा, आपका टैक्सेबल सैलरी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका सैलरी खत्म है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे।